हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू द एजुकेशन। आई होप कि आप सब लोग वेल एंड गुड होंगे एंड साथ ही में आप लोग प्रीवियस क्लासेस भी अच्छे से वॉच कर रहे होंगे और इजीली अंडरस्टैंड कर रहे होंगे। बात करूं मैं इस पर्टिकुलर क्लास की, तो इस क्लास में हम आपके कॉस्ट अकाउंटिंग 2 के यूनिट नंबर 2 ऑपरेटिंग कॉस्ट और सर्विस कॉस्टिंग, जो कि एक नया यूनिट है, इसको हम स्टार्ट करेंगे। यूनिट नंबर 1 हमने अच्छे से कंप्लीट कर लिया था, रिकंसिलिएशन ऑफ कॉस्ट एंड फाइनेंशियल अकाउंटिंग। तो आई होप कि आपने उसको इजीली अंडरस्टैंड किया होगा। उसके बाद हमने आपके सब्जेक्ट नंबर 2 को स्टार्ट किया था, जो टैक्सेशन 2 था। अब क्या है कि अब हम पैरेलल दोनों सब्जेक्ट को लेके चलेंगे, जिससे ये ना हो जाए कि एक सब्जेक्ट आपका रुक गया है और दूसरा सब्जेक्ट आपका चल रहा है। इसीलिए अब अल्टरनेटिव डे पर आपको मैं सेशन प्रोवाइड करूंगा। मीन्स की जैसे आज आपको मिलने वाला है कॉस्ट अकाउंटिंग 2 का वीडियो, तो कल आपको मिलेगा टैक्सेशन 2 का वीडियो, राइट। जिससे क्या हो कि आपको भी आइडिया रहे, आपकी स्टडी भी साथ में चले और आपका कोई ऐसा ना लगे कि ये सब्जेक्ट रुक गया है। इसलिए मैंने ये डिसीजन लिया है कि एक दिन छोड़कर एक दिन अल्टरनेटिव लेक्चर में आपको प्रोवाइड करूं। चलिए बिना टाइम वेस्ट किए हुए इस क्लास को शुरू करते हैं। ये रहा आपकी स्क्रीन पर यूनिट नंबर 2 ऑपरेटिंग कॉस्टिंग और सर्विस कॉस्टिंग। वैसे दोनों का मतलब एक ही होता है, आपको आइडिया हो जाएगा कैसे जब हम स्टार्ट करेंगे। लेकिन पहले सिलेबस को देख लेते हैं। सिलेबस में कुछ खास है नहीं, एकदम सिंपल सा सिलेबस दिया है। पॉइंट नंबर 1 है मीनिंग ऑफ ऑपरेटिंग कॉस्टिंग और सर्विस कॉस्टिंग, यानी दोनों का मतलब एक ही है। नंबर 2 फीचर्स ऑफ ऑपरेटिंग कॉस्टिंग। नंबर 3 यूजर्स ऑफ सर्विस कॉस्टिंग, यानी वही एक ही बात हुई। नंबर 4 है कॉस्ट यूनिट। नंबर 5 कॉस्ट एनालिसिस। नंबर 6 ट्रांसपोर्ट कॉस्टिंग। नंबर 7 हॉस्पिटल कॉस्टिंग। नंबर 8 स्टाफ कैंटीन कॉस्टिंग। एंड ये पॉइंट नंबर 9 है practical problems to be asked on transport costing and hospital costing only। तो क्लियरली आपको कहा गया है कि आपको जो एग्जाम में सम देखने को मिलेगा वो एक तो मैं ये जो पॉइंट नंबर 6 है यहाँ से ट्रांसपोर्ट कॉस्टिंग से, और ये पॉइंट नंबर 7 है हॉस्पिटल कॉस्टिंग, यहाँ से आपको देखने को मिलेगा। तो बस बहुत ही सिंपल सा सिलेबस दिया गया है और पूरे यूनिट में उतना कुछ है नहीं, काफी आसान चैप्टर है। तो मुझे नहीं लगता है कि आपको ज्यादा परेशानी होगी इसको समझने में। चलिए इंट्रोडक्शन से इसको स्टार्ट करेंगे। तो ये रहा इंट्रोडक्शन आपकी स्क्रीन पर। इंट्रोडक्शन में वैसे कुछ होता तो है नहीं, राइट। ऐसा तो बहुत कुछ होता है लेकिन इसके लिए कुछ नहीं है। ऑपरेटिंग कॉस्टिंग इज अ स्पेसिफिक मेथड ऑफ फाइंड आउट कॉस्ट। ये क्या है, एक मेथड है जो कि क्या है, स्पेसिफिक मेथड है जो कि कॉस्ट को क्या करती है, फाइंड आउट करती है। किस चीज को, कॉस्ट को, राइट। अब वो कैसे हम आगे इसको पढ़ेंगे तो आपको ज्यादा समझ आएगा। नॉट फॉर गुड प्रोड्यूस बट ऑफ द सर्विस रेंडर। तो वैसे सर्विस कॉस्टिंग ऑपरेटिंग कॉस्टिंग से मतलब पता चल रहा है कि कुछ भी हम प्रोड्यूस नहीं कर रहे, जैसे कोई गुड्स हो गया यानी माल सामान हो गया, कुछ भी हम उत्पादन नहीं कर रहे, प्रोड्यूस नहीं कर रहे, क्या कर रहे हैं, हम सिर्फ सर्विस प्रोवाइड कर रहे हैं। फॉर एग्जाम्पल ट्रांसपोर्ट सर्विस, जैसे ट्रांसपोर्ट सर्विस में आप कुछ भी ले सकते हो, बस ले लीजिए, राइट, कार ले लीजिए ओला उबेर के लिए, ट्रेन ले लीजिए। अब आप एक जगह से दूसरी जगह यानी वन प्लेस टू अनदर प्लेस पर जाते हो, तो क्या आपको कुछ उसके बदले मिल रहा है? नहीं, मिल कुछ भी नहीं रहा है, बस आप सर्विस को यूज कर रहे हो, राइट। अगर आप ट्रेन से भी जा रहे हो, अब वो अलग चीज हो गई कि आपने मान लीजिए टिकट बुक किया, उसके साथ कोई फूड पैकेज ले लिया तो उसके बदले मिल रहा है। नहीं तो आप अगर ट्रांसपोर्ट सर्विस लेते हो तो आपको कुछ मिलता तो नहीं है, बस आप एक प्लेस से दूसरे प्लेस पर पहुंचते हो। इलेक्ट्रिसिटी हो गया, अब इलेक्ट्रिसिटी में क्या आपको बस क्या मिलती है, इलेक्ट्रिसिटी मिलती है, उसके बदले आप क्या पेमेंट करते हो, और कुछ तो मिला नहीं। ये क्या हो गया, आपका सर्विस कॉस्टिंग हो गया। बेस्ट एग्जांपल है। इन फैक्ट दिस इज आल्सो यूनिट कॉस्टिंग मेथड, और ये एक तरह से यूनिट कॉस्टिंग मेथड भी है। तो कभी कभार मैच द कॉलम में बहुत ही कंफ्यूज हो जाते हैं
कि आपको तीनों ऑप्शन दे देते हैं, सर्विस कॉस्टिंग, ऑपरेटिंग कॉस्टिंग, यूनिट कॉस्टिंग और सामने एग्जाम्पल। बहुत डिफिकल्ट हो जाता है मैच करना, बट आपका तो ऐसा कुछ है नहीं, तो ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं होगी। बट इट्स कॉस्ट यूनिट इज डिस्टेंस फ्रॉम अदर कॉस्ट यूनिट्स। तो ये क्या है, जो कॉस्ट यूनिट है ना, वो दूसरे कॉस्ट यूनिट से थोड़ा सा क्या है, डिफरेंस है। वही हमें पढ़ना है और कैलकुलेट करेंगे, तब आपको ज़्यादा समझ आएगा। पहले थियरीज को इस क्लास में अच्छे से कवर कर लेंगे, कुछ खास थियरी है भी नहीं। नंबर 1 है, जैसे कि मीनिंग दिया था, मीनिंग ऑफ ऑपरेटिंग यानी वही सर्विस कॉस्टिंग का। There are some undertaking which is do not manufacture any product but render service। तो जैसा मैंने आपसे कहा कि कुछ भी हम मैन्युफैक्चर यानी क्या, मैन्युफैक्चर नहीं कर रहे, नॉट प्रोड्यूस, हम कुछ प्रोड्यूस नहीं कर रहे, हम क्या कहते हैं, बस सर्विस दे रहे हैं। फॉर एग्जांपल लिया था मैंने यहाँ, तो आपको सर्विस कॉस्टिंग में ट्रांसपोर्ट सर्विस बताया, इलेक्ट्रिसिटी सर्विस बताया, सिंपल। तो ये क्लियर हुआ। एंड द सिस्टम ऑफ कॉस्टिंग एम्प्लॉय टू द परसेंटेज द कॉस्ट ऑफ सर्विस इज नॉन एज ऑपरेटिंग कॉस्ट। तो बस इसी सिस्टम को जो आप क्या बोल देते हो, ऑपरेटिंग कॉस्ट बोल देते हो। तो कैलकुलेटिंग के व्यू पॉइंट से दोनों का मतलब एक ही होता है, कुछ खास डिफरेंस नहीं है। यूजिंग द सिस्टम इज कॉस्टिंग आर, जैसे इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई कंपनीज हो गई जो इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई करती है, ट्रांसपोर्ट अंडरटेकिंग हुए जो ट्रांसपोर्ट हो गया, हॉस्पिटल हो गया, अब हॉस्पिटल में तो अब जाते हो तो पता है सर्विस ही लेते हो, ये थिएटर्स हो गए। कैंटीन एस्टेब्लिशेस सच एज हॉस्टल, कैंटीन्स, ईट्स, तो ये क्या हो गया, आपका एक प्रकार का सर्विस के एग्जांपल्स हो गए। ऑपरेटिंग कॉस्ट इज डिफाइंड एज द कॉस्ट ऑफ प्रोवाइडिंग अ सर्विस। बस इसी को क्या ऑपरेटिंग कॉस्ट है, ये डिफाइन कर देता है, यही कॉस्ट ऑफ प्रोवाइडिंग सर्विस है। दिस मेथड डिफर फ्रॉम दैट यूज इन connection with manufacturing of goods in the manner of assembling of cost data and its allocation to the cost units। तो जैसा मैंने आपसे कहा कि जो मैन्युफैक्चरिंग है यानी जो गुड्स यानी प्रोडक्शन करते हो, मैन्युफैक्चरिंग कहो, प्रोडक्शन कहो, प्रोड्यूस कहो, एक ही बात है किसी चीज का, उससे क्या है, थोड़ा सा ये डिफरेंट है। डिफरेंट क्या, पूरा ही डिफरेंट है। कॉस्ट डेटा एंड इट्स एलोकेशन ऑफ कॉस्ट, उसके साथ तो जुड़ा होता है, लेकिन हम इसको क्या कर सकते हैं, अलग कर सकते हैं, राइट। ये इसका डिफरेंस तो नहीं है आपके सिलेबस में। अगर मैंने एक मिस्टेक कर दी, मुझे डिफरेंस ऐड करना चाहिए था जिससे आपको आइडिया हो जाता। कोई बात नहीं, आफ्टर यूनिट के बाद हम वो डिफरेंस पढ़ लेंगे जिससे आपको काफ़ी आइडिया होगा कि प्रोड्यूस यानी प्रोडक्ट, मैन्युफैक्चरिंग सर्विस और जो ये आपका ऑपरेटिंग सर्विस है, दोनों में डिफरेंस क्या है। तो मीनिंग में बस यही, कुछ नहीं है, बस एग्जांपल दिया था आपको और ये एक्सप्लेनेशन किया था, बस यही हो गया मीनिंग। यस, पॉइंट नंबर 2 है, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ ऑपरेटिंग कॉस्टिंग। तो कैरेक्टरिस्टिक्स यानी फीचर्स क्या है इसका देख लेते हैं। द इंडस्ट्रीज आर एंगेज इन प्रोवाइडिंग सर्विस टू द कस्टमर एंड नॉट इन सेल्स ऑफ गुड हिंज दे फाइंड कॉस्ट ऑफ प्रोवाइडिंग सर्विस। यानी कहने का एक ही मतलब है, बार बार वही आ रहा है कि जो कस्टमरों को सर्विस प्रोवाइड किया जाता है, गुड्स नहीं देते, हम उनको सिर्फ सर्विस दे रहे, उसी के जो कॉस्ट है उसी को फाइंड आउट करना है। सच इंडस्ट्रीज इन्वेस्ट एज सस्टेनेबल पोर्शन ऑफ देयर फंड्स इन फिक्स असेट्स लाइक बसेस, ट्रक्स, स्लीप्स, एरोप्लेन्स, रेलवे इंजन एंड वैगन्स, रेलवे ट्रैक एंड अदर इक्विपमेंट्स, जनरेटर्स, ईट्स। तो ये कुछ ऐसी सर्विस है जो कि क्या है, फिक्स असेट्स की तरह ये काम करती है, राइट। तो इसकी भी कैलकुलेशन होती है। अब कुछ कैलकुलेशन कंफ्यूजिंग वाली भी होगी, वो आगे मैं आपको जरूर इसको एक्सप्लेन करूंगा। द पोर्शन ऑफ वर्किंग कैपिटल रिक्वायर फॉर पेमेंट ऑफ डे टू डे एक्सपेंस इन मच लेस। जैसे कि कुछ डे टू डे एक्सपेंसेस होते हैं तो वर्किंग कैपिटल का क्या हो जाता है, पोर्शन यानी पार्ट हो जाता है। सच इंडस्ट्रीज क्लासिफाई देयर एक्सपेंसेस इनटू स्टैंडर्ड चार्जेस इन ब्रैकेट फिक्स एक्सपेंसेस एंड रनिंग एक्सपेंसेस, यानी ये प्रकार क्या हो जाएगा, वेरिएबल हो जाएगा, वेरिएबल एक्सपेंसेस। विथ द इंक्रीज इन द लेवल ऑफ एक्टिविटीज
the cost per unit get reduced rapidly because the portion of fixed expenses is very high. For example, if the number of passengers in the bus per trip remain high and cost per passenger will be rapidly go down. यानी एक बहुत ही अच्छा बस का एग्जांपल दिया है, मैं आपको एक्सप्लेन कर देता हूँ। देखिए, एक बस है और आपने एक ट्रिप का प्लान कर लिया, सिंपल सी बात है। अब बस में मान लीजिए 50 सीट्स है, वैसे तो 56 होती है बट एक हम एज्यूम कर ले कि 50 सीट्स है। चलिए 56 होती है, 56 ही ले लेते हैं। अब आप थोड़ा सा लॉजिक लगाइए कि ये बस है, अब इसकी कॉस्ट कैसे आएगी, तो किलोमीटर पे ही डिपेंड करेगा, सीधी सी बात है। किलोमीटर पे जो भी ऑयल या पेट्रोल कंज्यूम करेगा उस पर डिपेंड करेगा, सिंपल। ये तो एक ठीक है, किलोमीटर। दूसरा है नंबर ऑफ पैसेंजर। अब ये भी तो डिपेंड करता है कि नंबर ऑफ पैसेंजर कितने हैं। मान लीजिए कि 56 सीट है और 56 सीट अगर क्या होती है, फिलअप हो जाती है, तो बताइए कॉस्ट आपकी रिड्यूस होगी यानी पर पैसेंजर। ये बस पे जो भी खर्चा होगा उसकी पर टिकट होगी, जो भी खर्चा होगा वो जितने ज़्यादा पैसेंजर होंगे तो इसका कॉस्ट डिस्ट्रीब्यूट होगा या नहीं। और सपोज मान लीजिए कि यहाँ 56 है सीट और जा रहे हैं सिर्फ 10 लोग, 10 पीपल, बताइए तो फिर ये पर पैसेंजर जो कॉस्ट है ये कितना हाई हो जाएगा। तो बस यही रिलेट किया हुआ है, यहाँ देख लीजिए कि जो फिक्स कॉस्ट होती है वो आपकी बढ़ जाएगी। मतलब कि ये बस जाने वाली है कितना, मान लीजिए 100 किलोमीटर, सिंपल। अब ये उतना जा रही है, अगर ये सीटें फुल है तो इसकी कॉस्ट कम होगी। और मान लीजिए कि ये सीट फुल नहीं है, सिर्फ 10 लोग ही जा रहे हैं, तो ये जो कॉस्ट बस पे जो लगने वाली है वो ज़्यादा हो जाएगी। तो एक बस का एग्जांपल लिया जिसमें दो तरह के इसको कैलकुलेट किया जा रहा है। एक तो जो आपको कैलकुलेट किया मैंने किससे, किलोमीटर के हिसाब से, और दूसरा पर पैसेंजर। तो दोनों केस इसको इसमें साथ में चलेंगे, तो कभी कभी ऐसा भी होता है। आई होप कि आप इसको अंडरस्टैंड कर पा रहे होंगे। द कॉस्ट ऑफ प्रोवाइडिंग सर्विस इज फाउंड एंड नॉट दैट प्रोड्यूसिंग गुड्स। तो यही जो ये कॉस्ट है ये क्या है, इसको हमने फाइंड आउट किया। प्रोवाइडिंग जो ये सर्विस है आपकी एक प्रकार की सर्विस है, राइट। कुछ प्रोड्यूस तो नहीं किया हमने, तो ये काफ़ी आसान था। आई होप कि आप इसको अंडरस्टैंड कर पाए होंगे। बस इतना ही चीज़ था और तो कुछ था नहीं, एकदम सिंपल सा एग्जांपल रखा था, उसको कैरेक्टरिस्टिक्स बोल दिया। पॉइंट नंबर 3 है अब यूजर ऑफ सर्विस कॉस्टिंग। तो कौन कौन इसका यूज कर सकते हैं, अब सभी कर सकते हैं। उसमें क्या, सर्विस तो कोई भी ले सकता है, आप हो, मैं हूँ, कोई भी हो सकता है। जैसे ट्रांसपोर्ट कंपनी है तो ट्रांसपोर्ट कंपनी किस चीज़ की सर्विस देगी, बस की देगी, टैक्सी की देगी, रेलवे की देगी, एयरलाइन सर्विस, यही चीज़ हो सकता है। ट्रांसपोर्ट एक जगह से दूसरे जगह जाने के लिए आप क्या रूट से जाओगे तो बस, टैक्सी, रेलवे। अगर उड़ के जाना है तो एयरलाइंस, और पानी से जाना है तो क्या, शिप। ये भी आपकी क्या है, सर्विस ही हो गई, राइट। हॉस्पिटल एंड नर्सिंग होम्स, अगर आप बीमार हो गए तो हॉस्पिटल की सर्विस चाहिए। कहीं घूमने गए हो तो होटल्स एंड रेस्टोरेंट की सर्विस हो गई। एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन की बात करें तो कॉलेज की भी एक सर्विस है, स्कूल भी सर्विस है, कोचिंग क्लास भी एक सर्विस ही है, राइट। जैसे मैं आपको पढ़ा रहा हूँ, मुझे मिल कुछ नहीं रहा है, फ्री में प्रोवाइड कर रहा हूँ सब कुछ, ये क्या हो गई, एक प्रकार की सर्विस हो गई या नहीं। टेलीकॉम कंपनी से जैसे मोबाइल एंड इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडिंग। पावर एंड यूटिलिटी सर्विस की बात करें तो इलेक्ट्रिसिटी हो गया, वाटर सप्लाई हो गया। बैंकिंग एंड इंश्योरेंस कंपनी हो गई जो सर्विस प्रोवाइड करते हैं। कुरियर एंड लॉजिस्टिक सर्विस हो गई। तो ये कितने एग्जाम्पल से अलग अलग फील्ड के हैं, किसी भी प्रकार की सर्विस हो सकती है। तो बदले में तो कुछ मिल नहीं रहा है, लेकिन बदले में बट आप पेमेंट कर रहे हो और आपको वो सर्विस मिल रही है। कोई गुड्स नहीं मिल रहा, कहीं से भी आप देख रहे हो गुड्स मिल रहा हो आपको, कहीं भी प्रोडक्ट मिल रहा हो आपको, प्रोडक्ट आपको कहीं से नहीं मिल रहा, आप देख लीजिए। हाँ, उसके बदले में आपको जरूर कुछ मिल रहा है, लेकिन वो प्रोडक्ट नहीं है, एक प्रकार की सर्विस ही है। तो आई होप कि आप इसको अंडरस्टैंड कर पाए होंगे। पॉइंट नंबर 4 था कॉस्ट यूनिट। अब ये तो ऑलरेडी हम पढ़ कर आए हैं, राइट। कॉस्ट पर यूनिट ये तो हम अच्छे से सीख लिया है, बट यहाँ दिया है तो इसको हम एक बार डिस्कस कर लेंगे, वैसे कुछ है नहीं। अब देखिए, द मेन प्रॉब्लम ऑफ ऑपरेटिंग कॉस्टिंग इज टू डिटरमिनेशन ऑफ सुटेबल कॉस्ट
कॉस्ट यूनिट। अब किसके लिए कौन सा कॉस्ट पर यूनिट बेस्ट सुटेबल है, अब इसको डिफाइन करना जरूरी है। तो यहाँ क्या है, एग्जाम्पल के थ्रू लेते हैं हम। इन केस ऑफ हॉस्पिटल, हॉस्पिटल का केस है, इट विल बी अ बेड, मान लीजिए बेड शीट के हिसाब से है। इन केस ऑफ वाटर सप्लाई कंपनीज, इट विल बी 1000 लीटर्स, अगर वाटर सप्लाई की कंपनी है तो वो क्या 1000 लीटर के हिसाब से कॉस्ट कैलकुलेट करेगी। समटाइम्स कंपोजिट यूनिट में बी डिवाइस सच एज टन किलोमीटर एंड पैसेंजर किलोमीटर, जैसे मैंने आपको ऊपर समझाया था ना कि कभी कभी डिफिकल्टी हो जाती है इन ट्रांसपोर्ट कंपनीज, और किलोवाट आवर्स यानी KWH इन इलेक्ट्रिसिटी अंडरटेकिंग। तो उसके लिए एकदम शॉर्ट लिस्ट ये है कि आप यहाँ से समझ लीजिए। इन शॉर्ट द यूनिट आर एज फॉलोस। अब आपको यूनिट फाइंड आउट करना है, तो बस ये टाइप्स ऑफ सर्विस है और ये यूनिट ऑफ कॉस्ट है, बस इसको आप अंडरस्टैंड कर लीजिए, आपका काम हो जाएगा। जैसे नंबर 1 है इलेक्ट्रिसिटी कंपनी है, इलेक्ट्रिसिटी कंपनी है तो वो क्या होगी, पर किलोवाट आवर या यूनिट के हिसाब से ही वो कैलकुलेट करेगी। जैसे वाटर कंपनी है तो वो पर 1000 लीटर के हिसाब से वो कैलकुलेट करेगा। नंबर 3 गैस कंपनी हो गई तो वो क्या पर सिलेंडर के हिसाब से आपके कैलकुलेशन करेंगे कि एक सिलेंडर का, जो कि अभी करंट रेट तो कितना है 860 रुपीज़ ऐसा कुछ है, जस्ट मैंने ऑर्डर किया था लास्ट 2 और 3 डेज तो मुझे याद है। नंबर 4 है होटल, तो होटल में गए तो आप क्या है पर पैसेंजर पर बेड कुछ भी हो सकता है, राइट। मैं यहाँ स्लैश कर देता हूँ, पर पैसेंजर भी हो सकता है, पर बेड भी हो सकता है। मान लीजिए कि 5 लोग गए तो एक ही बेड है तो बेड के हिसाब से हो गया, या फिर पर पैसेंजर के हिसाब से हो गया। नंबर 5 है कैंटीन, तो कैंटीन में क्या हो जाएगा पर कप ऑफ टी, जैसे एक चाय पी तो 10 रुपये, 2 पिया तो 20 रुपये, ऐसे सिंपल। हॉस्पिटल हो गया तो हॉस्पिटल तो पर बेड ही आएगा, राइट। नंबर 7 है थिएटर्स, तो पर शो, जैसे मूवी देखने गए हो आप, तो मान लीजिए हम लिमिट की बात नहीं कर रहे हैं, अगर कोई कपल जा रहा है, राइट, 2 जन है तो 2 टिकट तो लेनी ही पड़ेगी, सीधी सी बात है। 2 टिकट के बिना तो एंट्री मिलेगी नहीं, तो 2 जन कपल जा रहे हैं तो दोनों को टिकट चाहिए, तो पर शो की बात हो रही है, सिंपल। तो ये क्लासिफिकेशन है और कुछ नहीं है। ये अगर मैं आपको नहीं भी बताऊं तो ये आपने रियल लाइफ में सारी चीजें देखी है। कॉस्ट पर यूनिट कैलकुलेट करना है तो बताइए क्या ये पढ़ने की जरूरत है। हाँ, मान लीजिए कुछ चीजों का आइडिया नहीं होता है जो कि हमारी फील्ड से रिलेटेड नहीं है, जिसकी हमें नॉलेज नहीं है, बाकी तो मोस्टली इसको हम कैलकुलेट कर ही सकते हैं। बहुत ही आसान यूनिट है, जब कैलकुलेशन करेंगे तो आपको पता चल जाएगा कि सर इतना आसान है, आप बिलीव नहीं करोगे, तो कुछ खास है नहीं। यहाँ लिखा है कुछ, समटाइम्स composite unit is used to determine the cost of providing service which combines more than one unit. For example, in railway of providing passenger service, the unit is passenger kilometers. That cost of carrying one passenger up to distance of 1 किलोमीटर। तो यहाँ सर्विस जो दी गई है वो रेलवे की बात हो रही है कि रेलवे सर्विस जो प्रोवाइड कर रही है वो पर पैसेंजर पे डिपेंड करती है। तो यूनिट इन पैसेंजर इज किलोमीटर, दैट इज कॉस्ट कैरिंग 1 पैसेंजर अप टू डिस्टेंस ऑफ 1 किलोमीटर, तो किलोमीटर के हिसाब से हो गया। लेकिन इसमें 2 पार्ट हो जाता है अगेन, एक तो आपने पर पैसेंजर पे डिसाइड किया, राइट, ये बात कहना सही होगा कि नहीं, पर पैसेंजर पे डिसाइड किया आपने, जैसे मैंने बस में समझाया था। एंड दूसरी चीज आप किलोमीटर को भी ध्यान में ले रहे हो, तो अब ये तो काफी डिफिकल्टी हो गया कि इसको कैलकुलेशन कैसे करें। तो दोनों का क्या करना पड़ता है आपको, कंबाइन कैलकुलेट करना पड़ता है इस केस में। तो वही चीज यहाँ बताया गया है कि पर पैसेंजर तो हम देख ही रहे हैं, साथ में किलोमीटर को भी ध्यान में रखना है। मान लीजिए कि नंबर ऑफ पैसेंजर इंक्रीज हो रहे हैं तो जो किलोमीटर का कॉस्ट है वो क्या होगा, रिड्यूस हो जाएगा। और मान लीजिए कि पैसेंजर, नंबर ऑफ पैसेंजर क्या हो रहे हैं आपके, रिड्यूस हो रहे हैं, तो ये जो किलोमीटर का है कॉस्ट ये क्या हो जाएगा, इंक्रीज हो जाएगा। ये क्या है, एक दूसरे से रिलेटेड डायरेक्ट रिलेशन है इसका। तो इसलिए कभी कभी हमें कंबाइन सर्विस का भी यूज करना पड़ता है। तो
इनका यूनिट कंबाइन निकालना पड़ता है। तो बस यही एग्जांपल था। सिमिलर इन गुड ट्रांसपोर्ट इट इज 1 टन किलोमीटर, तो वो वही चीज हो गई। पॉइंट नंबर 5 है कॉस्ट एनालिसिस। अब कॉस्ट एनालिसिस है तो कॉस्ट के एनालिसिस के लिए क्या है देख लेते हैं। Cost analysis is the systematic study of cost incurred in producing good and service to help management control cost, fix pricing, improve efficiency and making decisions। तो सीधी सी बात है कि कॉस्ट की एनालिसिस करने से तो सीधी सी बात है, अगर कॉस्ट का एनालाइज करेंगे तो बेनिफिट ही बेनिफिट है, राइट। कैसी सर्विस देनी है, राइट, कैसे आपको मैनेज करना है, क्या फिक्स प्राइस रखना है, क्या इम्प्रूवमेंट यानी किस में आपको इम्प्रूवमेंट की ज़रूरत है, डिसीजन लेने में भी हेल्पफुल हो सकता है, राइट। उसके थोड़े की पॉइंट्स से आपको थोड़ा ज़्यादा अंडरस्टैंडिंग होगी। तो ये रहा की पॉइंट्स। मीनिंग है यहाँ एनालाइज ऑफ वेरियस एलिमेंट्स ऑफ कॉस्ट टू अंडरस्टैंड देयर बिहेवियर एंड इम्पैक्ट ऑन टोटल कॉस्ट। यानी क्या कि आप अगर एनालाइज करोगे तो जो कॉस्ट के एलिमेंट है कौन कौन से हो गए, जैसे डायरेक्ट मटेरियल हो गया, राइट, डायरेक्ट लेबर हो गया, पढ़ के आए ना ये सब कुछ हमने, डायरेक्ट वेजेस हो गया, डायरेक्ट एक्सपेंस हो गया, ये सभी जो एलिमेंट मिलकर टोटल कॉस्ट होता है तो उसका क्या इम्पैक्ट होता है, उसका क्या बिहेवियर होता है, इस चीज को क्या कर सकते हो आप अंडरस्टैंड कर सकते हो। ऑब्जेक्टिव यानी उद्देश्य क्या हो सकते हैं, टू रिड्यूस कॉस्ट, आप कॉस्ट को रिड्यूस कर सकते हो, इंक्रीज प्रॉफिटेबिलिटी, अपने प्रॉफिट को इंक्रीज कर सकते हो, इम्प्रूव ऑपरेशनल इफिशिएंसी, और उसको अपने जो ऑपरेशनल है उसको क्या कर सकते हो इम्प्रूव कर सकते हो। स्कोप क्या हो गया, इंक्लूड मटेरियल्स, लेबर, ओवरहेड्स एंड टोटल कॉस्ट। जैसे मैंने आपको भी यहाँ बता दिया कि यही सब मिलकर तो आपकी कॉस्ट बनेगी। यूजेस की बात करें तो हेल्प इन प्राइस डिसीजन, आपको प्राइस क्या रखना है उसमें बहुत ही हेल्पफुल रहेगा। बजट तैयार करने में भी आपकी मदद होगी, कॉस्ट कंट्रोल में भी आपको हेल्प मिलेगा एंड प्रॉफिट प्लानिंग भी आप कर सकते हो, ये काफ़ी हेल्पफुल रहता है। टेक्निक्स की बात करें तो कॉस्ट क्लासिफिकेशन कर सकते हो आप, कॉस्ट कंट्रोल कर सकते हो, मार्जिनल कॉस्टिंग, स्टैंडर्ड कॉस्टिंग एंड वेरिएंस एनालिसिस। ये सारी चीज़ें तो क्या है, ये पर्टिकुलर चैप्टर से जो कि आपको ये नेक्स्ट सेम में, यस, ये वेरिएंस एनालिसिस क्या होता है कि आपको अब सेमेस्टर 4 में हो तो ये आपको नेक्स्ट सेम में देखने को मिलेगा, सेम 5 में, राइट। ये सेम 5 में आपको देखने को मिलेगा पूरा का पूरा चैप्टर। ये स्टैंडर्ड कॉस्टिंग भी क्या है आपका पूरा का पूरा यूनिट है, तो आपको ये नेक्स्ट मार्जिनल कॉस्टिंग भी पूरा का पूरा क्या है यूनिट है, तो ये आपको आगे पढ़ने को मिलेगा। ये पूरा यहाँ बताया गया है कि जो आप क्या करोगे, अगर आप कॉस्ट एनालिसिस करोगे तो आपको हेल्पफुल रहेगा। तो बस इतना ही कुछ था, बाकी तो कुछ खास है नहीं। तो फिलहाल सारी चीज़ें तो मैंने यहाँ कवर अप करा दी है, बट कुछ पॉइंट्स है जो आपके अभी मिस हो रहे हैं। तो यस, कुछ पॉइंट्स है जो कि यहाँ तक तो हमने कंप्लीट कर लिया है, यस, राइट, यहाँ तक हमने अच्छे से कंप्लीट कर लिया है। अब ये जो ट्रांसपोर्ट कॉस्टिंग है, हॉस्पिटल कॉस्टिंग है, स्टाफ कॉस्टिंग है, ये हमने एक थियरी में कवर कर लिया है यहाँ शॉर्ट में, ये देख लीजिए, जैसे यहाँ मैंने बता दिया, बट कोई दिक्कत की बात नहीं है, थोड़ी सी थियरी है उसको भी कवर कर लेते हैं। जस्ट अ सेकेंड, सॉरी स्टूडेंट्स, वो थोड़ा सा जो कि मैंने पीडीएफ थी वो गलत पीडीएफ ले ली थी, इसलिए यहाँ थोड़ा डिफिकल्टी हुआ। जैसा कि हम बात कर रहे थे, पॉइंट नंबर 5 कॉस्ट एनालिसिस, इसको तो हमने अच्छे से कवर कर लिया था, राइट। ये देखिए, ये पीडीएफ है जिसके अंदर पॉइंट 5 तक ही था, तो गलती से मैंने ये वाली पीडीएफ ले ली थी, बट कोई बात नहीं है, ये रही जो सेकंड पीडीएफ है, ये कंप्लीट पीडीएफ है, तो इसको मैंने कंप्लीट कर लिया है। तो पॉइंट 5 कॉस्ट एनालिसिस को तो हमने डिस्कस कर लिया था, यस। जो अब आपका है पॉइंट नंबर 6 से बाकी था, तो इसको भी हम कवर कर लेते हैं। पॉइंट नंबर 6 है आपका ट्रांसपोर्ट कॉस्टिंग। ट्रांसपोर्ट कॉस्टिंग इज द method of determining the cost of operating vehicles used for carrying goods or passengers from one place to another place।
तो इसका मीनिंग है कि ट्रांसपोर्ट कॉस्टिंग होती कैसे है। तो सीधी सी बात है, ट्रांसपोर्ट यानी क्या, किसी एक जगह से दूसरी जगह जाने के लिए, अब चाहे माल सामान को ले जाया जाए या इंसान को, यानी इनफॉर्म पैसेंजर जिसे कहते हैं हम, तो उसके लिए हम क्या यूज करते हैं, ट्रांसपोर्ट यूज करते हैं। तो इसकी कॉस्टिंग होगी, तो इसको कैसे कैलकुलेट किया जाएगा इसको हम समझेंगे। इट इंक्लूड कॉस्ट लाइक फ्यूल, ड्राइवर वेजेस, repairs, insurance, depreciation eats, and the cost unit is usually per kilometer, पर टन किलोमीटर और पर पैसेंजर किलोमीटर। तो इसकी हम तो डिस्कशन कर चुके थे। अब यहाँ देखिए टोटल कॉस्ट आपको कैसे मिलेगा। तो कुछ फिक्स कॉस्ट होगी और वेरिएबल कॉस्ट होगी, यानी वेरिएबल एक्सपेंसेस और फिक्स एक्सपेंसेस को प्लस करोगे तो टोटल कॉस्ट मिलेगा। तो ये फॉर्मूला है जो कि आपको ध्यान में रखना है। एंड PKM यानी क्या, पैसेंजर किलोमीटर या पर किलोमीटर, जो कि पैसेंजर किलोमीटर कैसे हम फाइंड आउट करेंगे। तो इसकी ये फॉर्मूला है, डिस्टेंस मल्टीप्लाई बाय कैपेसिटी मल्टीप्लाई बाय ट्रिप्स मल्टीप्लाई बाय डेज। तो ये फॉर्मूला भी आपको याद रखनी है PKM की। और डेप्रिसिएशन, तो डेप्रिसिएशन की फॉर्मूला क्या है, तो कॉस्ट माइनस स्क्रैप वैल्यू डिवाइडेड बाय एस्टिमेटेड लाइफ, यानी इसको शॉर्ट में लिखे तो C माइनस S डिवाइडेड बाय N, सिंपल C माइनस S डिवाइडेड बाय N। तो ये तीन चीजें हैं जो आपको ध्यान में रखना है, बाकी चीज तो मैं आपको सम के अंदर ही आराम से एक्सप्लेन कर दूंगा। एंड आपके पास जो नेक्स्ट पॉइंट है, पॉइंट नंबर 7 है हॉस्पिटल कॉस्टिंग। हॉस्पिटल कॉस्टिंग की बात करें तो इट इज अ प्रोसेस ऑफ असेंटिंग द कॉस्ट ऑफ प्रोवाइडिंग मेडिसिन सर्विस टू पेशेंट। यानी सीधी सी बात है कि हम हॉस्पिटल कॉस्टिंग आएगी कैसे, तो जो भी मेडिकल सर्विस प्रोवाइड होगा पेशेंट पे वो उसके अकॉर्डिंग गिना जाएगा। इट कवर्स एक्सपेंसेस सच एज डॉक्टर्स, नर्स, सैलरीज, मेडिसिन, इक्विपमेंट्स, वार्ड एक्सपेंस, ईट्स एंड कॉस्ट यूनिट में बी पर पेशेंट डे एंड पर बेड डे और पर ऑपरेशन। तो वो पर पेशेंट भी हो सकता है, पर बेड भी हो सकता है और पर ऑपरेशन भी हो सकता है। सीधी सी बात है, थोड़ा सा आप भी लॉजिक लगाइए, क्या इसमें कुछ भी समझने जैसा है, तो एकदम आसान चीजें हैं। अब ये फॉर्मेट है पर्टिकुलर्स और यहाँ जो अमाउंट है वो रुपीस में है। क्या क्या हो सकता है, तो स्टाफ सैलरी हो सकता है, सैलरी ऑफ रूम अटेंडेंट्स हो सकता है, लॉन्ड्री एक्सपेंस हो सकता है, इलेक्ट्रिसिटी हो सकता है, रिपेयर एंड मेंटेनेंस एक्सपेंस हो सकता है, इंटरेस्ट एंड टेप्सरी हो सकता है, सैलरी एक्सपेंस हो सकता है, डेप्रिसिएशन ऑन बिल्डिंग हो सकता है, फर्नीचर एंड इक्विपमेंट हो सकता है, इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट हो सकता है आपका, प्रीमाइसिस रेंट हो सकता है आपका, अदर एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंस हो सकता है आपका। ये सब आप कैलकुलेट करोगे तो आपको मिलेगा क्या, टोटल कॉस्ट मिल जाएगा, सिंपल। अब आप क्या करोगे, नंबर ऑफ रूम डेज, इसको आप डिवाइड कर दोगे, डिवाइड बाय नंबर ऑफ रूम रेंट्स, तो आपको जो मिल जाएगा कॉस्ट पर रूम डे मिल जाएगा। बताइए मिल जाएगा या नहीं, कॉस्ट पर रूम डे, इसको आप डिवाइड करोगे तो सिंपल। थोड़ा सा मैं स्क्रॉल कर लेता हूँ, यस, और आप उसमें सिंपली प्रॉफिट ऐड कर दोगे तो आपको क्या मिल जाएगा, आपको जो मिल जाएगा रेंट पर रूम डे मिल जाएगा। बस ये कैलकुलेशन है। बताइए इसमें क्या ही है, एकदम सिंपल सा सम है, जब सॉल्व करेंगे तो आपको ज़्यादा मजा आएगी। फिलहाल ये फॉर्मेट था, वैसे कुछ फॉर्मेट जैसा है क्या, यहाँ जो भी खर्चा था वो लिख दिया है, उस पर हमने डिवाइड कर दिया रूम रेंट से, प्रॉफिट को ऐड कर दिया, बस बात हो गया हमारा, मिल गया आपको। अब लास्ट पॉइंट है, पॉइंट नंबर 8 है, जो कि स्टाफ या कैंटीन की कॉस्टिंग है, उसके लिए जस्ट थियरी के व्यू पॉइंट से है, इसका कोई सम नहीं आएगा। स्टाफ कैंटीन कॉस्टिंग रेफर टू द कैलकुलेशन ऑफ द कॉस्ट ऑफ रनिंग एज अ कैंटीन फॉर एम्प्लॉइज यूजुअली ऑन अ नॉन प्रॉफिट और सब्सिडी बेसिस। इट्स इंक्लूड फूड मटेरियल्स, कुक वेजेस, फ्यूल, electricity, maintenance, and the objective is welfare of staff rather than profit। तो इसका मोस्ट ऑब्जेक्टिव क्या है, जो स्टाफ का वेलफेयर है उससे रिलेटेड है, प्रॉफिट से उतना रिलेटेड नहीं है। जो कि ये आपको सिंपली पता चल गया, फूड की बात हो रही है, कुक की बात हो रही है, फ्यूल, इलेक्ट्रिसिटी, मेंटेनेंस की।
तो कुल मिला के कहूँ तो काफ़ी आसान थियरी थी। ये देख लीजिए, पॉइंट नंबर 8, पॉइंट नंबर 7, पॉइंट नंबर 5 एंड जैसा कि मैंने कहा था ये नोट्स मिसिंग है। ये देखिए पॉइंट नंबर 5 यहाँ कवर कंप्लीट किया था हमने। मैं सोच रहा था कि सारी थियरी कहाँ गई, वैसे तो मैंने बहुत ही अच्छे से नोट बनाई थी आपके लिए, बट गलती से मैंने क्या कर दिया, जैसा कि आपको मैंने बताया कि 2 पीडीएफ थी, एक हाफ थी और एक फुल थी। तो ये कंप्लीट हो गया 8। ये 9 नंबर का पॉइंट ये क्या है एक्चुअली में आपके सम से, जो कि हम नेक्स्ट क्लास से कैलकुलेट करेंगे, नेक्स्ट क्लास से। सिंपल। तो आई होप कि ये छोटी सी वीडियो आपको पसंद आई होगी। काफ़ी आसान थियरी है, आप खुद से एक बार पढ़ोगे तो आपको ऐसा लगेगा कि आपको ये याद हो गया। क्यों? क्योंकि ये पूरी की पूरी थियरी आपके रियल लाइफ से रिलेटेड है। ऐसा नहीं है कि आपको इसमें कुछ, हाँ कुछ चीज़ें समझने जैसी थी जो कि मैंने आपको एक्सप्लेन किया, बाकी तो काफ़ी आसान है। तो आई होप कि ये छोटी सी वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर वीडियो अच्छी लगती है तो लाइक कीजिए, अपने फ्रेंड्स और क्लासमेट के साथ शेयर कीजिए। कोई डाउट है, कमेंट बॉक्स ऑन है, आप अपने डाउट को कमेंट में पूछ सकते हो। मैं सभी कमेंट के आंसर करता रहता हूँ। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, जिसमें से हम डायरेक्ट अब सम कैलकुलेट करेंगे। तो वीडियो वॉच करने के लिए थैंक यू सो मच। तब तक के लिए आप अपना ध्यान रखिएगा। टेक केयर, बाय।